गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग वेव ऑप्टिक्स का इंटरफेरेंस चैप्टर स्टार्ट किए थे और हमने आपको इंटरफेरेंस का इंट्रोडक्शन बता दिया था कि इंटरफेरेंस किस घटना को कहते हैं, किस फिनोमेनन को कहते हैं। ये पिछले पार्ट में हमने बता दिया था। अब इस चैप्टर की पहली हेडिंग यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इसको समझिए। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था थॉमस यंग। थॉमस यंग ने अपने एक्सपेरिमेंट द्वारा ये पहली बार दुनिया को प्रूफ करके दिखा दिया कि लाइट एक वेव है। लाइट एक वेव है, ये उनसे पहले भी बहुत लोगों ने बताया था, लेकिन थॉमस यंग दुनिया के वो पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक्सपेरिमेंटली लैब में ये प्रूफ करके दिखा दिया कि लाइट एक वेव है। और यंग ने अपने जिस एक्सपेरिमेंट द्वारा लाइट के वेव नेचर को प्रूफ किया, उस फेमस एक्सपेरिमेंट को यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट या यंग का द्विस्लिट प्रयोग कहते हैं। एक्सपेरिमेंट उन्होंने कैसे किया इसको देखिए। यंग ने क्या किया कि एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट लिया। मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट का मतलब कि वह सोर्स जिससे निकलने वाली लाइट में सिर्फ एक रे में एक ही कलर हो, एक ही वेवलेंथ हो, ऐसे लाइट को मोनोक्रोमेटिक लाइट कहते हैं। और जो सोर्स ऐसी लाइट प्रोड्यूस करता है उसको मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट कहते हैं। तो थॉमस यंग ने मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट लिया, मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट लिया और इसके सामने एक पर्दा लगा दिया, स्क्रीन लगा दिया। उस स्क्रीन में उन्होंने पतली सी स्लिट, झिरी, होल कर दिया जिससे एक रे निकल सकती है। अब मान लीजिए ये रे ऐसे निकल रही है, रे को हम ऐसे प्रोपगेट करें जैसा कि आपको हमने हाइगेंस प्रिंसिपल में बताया था कि वेव के प्रोपगेशन को वेव फ्रंट से भी दिखाया जा सकता है। तो इस स्लिट से एक लाइट निकल रही है और इसके आगे उन्होंने एक और पर्दा लगा दिया, एक और स्क्रीन लगा दिया जिसमें दो स्लिट बना दिया, एक S1 और एक S2। इसीलिए इस एक्सपेरिमेंट को यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कहते हैं, क्योंकि डबल स्लिट कर दिया। उसके पीछे कारण बस इतना सा था कि जब डबल स्लिट बना देंगे तो दो लाइट निकलेगी और चूंकि ये दोनों लाइट एक ही सोर्स से आ रही है इसलिए दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम होगी। और यंग यही चाहते थे कि हमारे पास दो लाइट हो और दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम हो, इसलिए इस तरह का एडजस्टमेंट किया। अब S1 से मान लीजिए ये लाइट निकल रही है, S2 सोर्स से भी लाइट निकल रही है, ऐसे निकल रही है और इसके आगे उन्होंने एक स्क्रीन लगा दिया जिस स्क्रीन पर फाइनल पिक्चर देखने को मिलेगा। हमने बताया था कि जब भी दो वेव एक साथ किसी मीडियम में प्रोपगेट होंगी तो आपस में सुपरपोज कर लेती हैं और सुपरपोज करके एक रिजल्टेंट वेव बना देती हैं। तो यहाँ पर S1 से निकलने वाली लाइट और S2 से निकलने वाली लाइट जब दोनों एक साथ चलेंगी तो दोनों सुपरपोज करके रिजल्टेंट वेव बना देंगी और वही रिजल्टेंट वेव स्क्रीन पर पहुंचेगी। तो स्क्रीन पर रिजल्टेंट वेव का मालूम हो जाएगा कि रिजल्टेंट वेव का नेचर क्या है। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि S1 से निकलने वाली जो लाइट है और S2 से निकलने वाली जो लाइट है, तो दोनों का यहाँ क्रिस्ट मिल रहा है। जैसे यहाँ आप देख रहे हो वेव फ्रंट को एक डार्क लाइन एक डॉटेड लाइन से बनाया हो, तो डार्क लाइन को क्रिस्ट मान लीजिए, डॉटेड लाइन को ट्रफ मान लीजिए। अब यहाँ दोनों की डार्क लाइन मिल रही है यानी दोनों का क्रिस्ट मिल रहा है। दोनों का क्रिस्ट मिलने का मतलब दोनों वेव सेम फेज में मिल रही हैं। फिर यहाँ दोनों का क्रिस्ट मिल रहा है यानी दोनों सेम फेज में मिल रही हैं। ऐसे बढ़ाते चले जाइए तो जहां जहां दोनों वेव के सेम फेज में मिल रही हैं वहां पर स्क्रीन पर एक ब्राइट फ्रिंज देखी गई, ब्राइट पट्टी देखी गई, चमकीली पट्टी देखी गई। इन्हीं पट्टियों को फ्रिंज कहा। फिर जहां पे पहली वेव का क्रिस्ट और दूसरे का ट्रफ यानी दोनों अपोजिट फेज में मिल रहे हैं
उनको ऐसे आगे बढ़ाया जाए तो जहां मिलती है वहां पे डार्क पट्टी पाई गई, यानी डार्क फ्रिंज पाई गई, यानी अंधेरा यहां पर दिखाई दिया। तो इस तरह से थॉमस यंग ने देखा कि जब दोनों वेव एक साथ चल रही हैं तो और दोनों के सुपरपोजिशन से जो रिजल्टेंट वेव बन रही है, वो रिजल्टेंट वेव जब स्क्रीन पर पहुंच रही है तो स्क्रीन पर अल्टरनेटिव ऑर्डर में ब्राइट और डार्क पट्टियां दिख रही हैं। अल्टरनेटिव ऑर्डर में ब्राइट और डार्क पट्टियां दिख रही हैं। ऐसा थॉमस, ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क, ऐसी पट्टियां दिख रही हैं स्क्रीन पर, ऐसा थॉमस यंग ने देखा। तो चूंकि जहां पे ब्राइट फ्रिंज बनी, इसका मतलब वहां लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा है, जहां डार्क पट्टी बनी वहां पे इंटेंसिटी कम है, यानी स्क्रीन पर जो लाइट पहुंची उसकी इंटेंसिटी कहीं ज्यादा कहीं कम, कहीं ज्यादा कहीं कम। और हमने आपको यही बताया था कि यदि दो वेव सेम फ्रीक्वेंसी की एक साथ प्रोपगेट करती हैं तो उनके सुपरपोजिशन से जो रिजल्टेंट वेव बनती है उसकी इंटेंसिटी कहीं ज्यादा कहीं कम होती है। इसी घटना को इंटरफेरेंस कहते हैं। तो यहां पर थॉमस यंग ने जब स्क्रीन पर देखा कि अल्टरनेटिव ऑर्डर में ब्राइट और डार्क पट्टियां बन रही हैं तो इन्हीं पट्टियों को फ्रिंज कहा गया। तो जहां ब्राइट पट्टी बनी है इसका मतलब वहां रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी ज्यादा है, और जहां डार्क फ्रिंज बनी है वहां इंटेंसिटी रिजल्टेंट वेव की कम है। इसका मतलब स्क्रीन पर देख के लग गया कि इन दोनों वेव के सुपरपोजिशन से जो रिजल्टेंट वेव बनी है उसकी इंटेंसिटी कहीं ज्यादा कहीं कम, यानी लाइट में इंटरफेरेंस की घटना देखने को मिली। और हम जानते हैं कि इंटरफेरेंस वेव की फंडामेंटल प्रॉपर्टी है जो लाइट में दिखाई दी। इस आधार पर थॉमस यंग ने पूरी दुनिया को पहली बार बता दिया और प्रूफ करके दिखा गया कि लाइट एक वेव है। समझ रहे हो ना, यहाँ स्क्रीन पर जो रिजल्टेंट वेव पहुंची है उसकी इंटेंसिटी कहीं ज्यादा कहीं कम। जहां ब्राइट फ्रिंज बनी वहां इंटेंसिटी ज्यादा है, जहां डार्क फ्रिंज बनी इंटेंसिटी कम है। तो रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी कहीं ज्यादा कहीं कम होने का मतलब कि दोनों सोर्स से निकलने वाली लाइट में इंटरफेरेंस की घटना हो गई। और इंटरफेरेंस की घटना चूंकि वेव के कैरेक्टर होती है, वेव में होती है, जो लाइट में देखी गई, इस आधार पर थॉमस यंग ने बता दिया कि लाइट एक वेव है। और इस तरह दुनिया के पहले साइंटिस्ट बन गए जिन्होंने लैब में एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करके दिखा दिया कि लाइट एक वेव है। ठीक, यहां पर एक चीज याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंटरफेरेंस की घटना में ये जो फ्रिंजेस बनी है ये दिखती तो रेक्टेंगुलर है लेकिन वास्तव में ये होती हाइपरबोलॉइड है। कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ चुका है। तो एक पॉइंट यहां नोट में लिख लीजिएगा कि इन इंटरफेरेंस पैटर्न द फ्रिंजेस फॉर्म्ड ऑन स्क्रीन आर appears rectangular but actually they are in shape of hyperboloid। यानी इंटरफेरेंस की घटना में जो स्क्रीन पर फ्रिंजेस बन रही हैं वो दिखती तो रेक्टेंगुलर है लेकिन वास्तव में होती है हाइपरबोलॉइड है। ठीक है ना। कई लोग स्क्रीन पर इन फ्रिंजों को, ब्राइट और डार्क फ्रिंजों को ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं कि ऐसे बना लिए, ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जाता है। तो कहीं ऐसे भी रिप्रेजेंट हो तो इसको भी मान लेना। ये जो उठा हुआ पार्ट है ये ब्राइट फ्रिंज को शो करता है और ये दबा हुआ पार्ट डार्क फ्रिंज को शो करता है। ये ब्राइट फ्रिंज को शो करता है, ये डार्क फ्रिंज को शो करता है। तो स्क्रीन पर कुछ लोगों ने फ्रिंज को ऐसे भी दिखाया है और कुछ ऐसे भी दिखाया, दोनों में से कोई दिक्कत नहीं है, कोई एक शो कर सकते हो। हाँ, एक चीज जानते रहना बस कि इंटरफेरेंस में जो फ्रिंजेस बनती है वो दिखती रेक्टेंगुलर है लेकिन वास्तव में होती हाइपरबोलॉइड है। अब नेक्स्ट हेडिंग की तरफ चला जाए कि यंग के डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जो स्क्रीन पर फ्रिंजेज बनी हैं उन फ्रिंजेज की पोजीशन हम कैसे निकालेंगे कि कौन सी ब्राइट फ्रिंज कितना दूर बनती है
और कौन सी डार्क फ्रिंज किस नंबर की कितना दूर बनती है, इस पे न्यूमेरिकल आते हैं। तो हेडिंग डाल लीजिए डिटर्मिनेशन ऑफ पोजीशन ऑफ फ्रिंजेस, डिटर्मिनेशन ऑफ पोजीशन ऑफ फ्रिंजेस। फ्रिंज की पोजीशन कैसे निकालेंगे, मान लीजिए ये दो स्लिट हैं S1 और S2 और यहां पे स्क्रीन है आपकी, ये स्क्रीन है। दोनों स्लिट S1 और S2 के बीच के डिस्टेंस को हम स्मॉल d से लिखते हैं और स्लिट से स्क्रीन के बीच के डिस्टेंस को हम कैपिटल D से लिखते हैं। ठीक है, ये स्लिट हो गया और ये स्क्रीन हो गया। तो स्लिट और स्क्रीन के बीच के डिस्टेंस को हमने कैपिटल डी से लिखा है और दोनों स्लिट्स के बीच के डिस्टेंस को हमने स्मॉल डी से लिखा है। दोनों स्लिट जो S1 और S2 हैं, इनके मिड पॉइंट से यदि स्क्रीन को मिला दिया जाए तो यहां जो फ्रिंज बनती है वो ब्राइट फ्रिंज होती है और उसी को सेंट्रल फ्रिंज भी कहते हैं। और सेंट्रल फ्रिंज हमेशा ब्राइट होती है। दोनों स्लिट S1 S2 के मिड पॉइंट से एक लाइन सीधे ले जाइए स्क्रीन पर, तो चूंकि यंग के डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में स्क्रीन जितना बड़ा भी लेंगे पूरी स्क्रीन पर फ्रिंजेस बनेंगी, ऐसी कोई जगह नहीं जहां फ्रिंज ना बने। तो ये जो मिड पॉइंट है वहां पे सेंट्रल फ्रिंज बनेगी और सेंट्रल फ्रिंज हमेशा ब्राइट होती है। ठीक, अब मान लीजिए स्क्रीन पर एक फ्रिंज है P जिसकी डिस्टेंस सेंट्रल फ्रिंज से हम YN मान ले रहे हैं, ये सेंट्रल फ्रिंज है O। क्लियर? तो मान लीजिए स्क्रीन पर एक फ्रिंज बनी है P, ये ब्राइट हो या डार्क हो इससे मतलब नहीं है, मान लीजिए कोई फ्रिंज है। हमने स्क्रीन पर एक फ्रिंज ले लिया P जिसकी डिस्टेंस सेंट्रल फ्रिंज से YN है। अब चूंकि P पर फ्रिंज बनी है तो निश्चित रूप से यहाँ S1 से निकलने वाली भी वेव पहुंची होगी और S2 से निकलने वाली भी वेव पहुंची होगी। ठीक है, अब चूंकि ये डिस्टेंस d है, ये आधा d/2 है, ये पूरा, ये आधा, ये पूरा YN और ये d/2, तो केवल ये डिस्टेंस हो जाएगा आपका YN माइनस d/2। ठीक, और ये d है तो ये भी पूरा d होगा। अब हम लोग क्या करेंगे फ्रिंज का पोजीशन निकालने के लिए कि S1 से निकलने वाली वेव P तक पहुंचने में कितना डिस्टेंस कवर की और S2 से निकलने वाली वेव P तक पहुंचने में कितना डिस्टेंस कवर की, ये निकाला जाए। द पाथ ट्रेवल्ड बाय लाइट इमर्जिंग फ्रॉम स्लिट S1, यानी स्लिट S1 से निकलने वाली लाइट P तक पहुंचने में कितना पाथ कवर की, कितना डिस्टेंस कवर की, यानी S1P निकालना है। तो S1P निकालने के लिए ये हम राइट एंगल ट्रायंगल ले लेते हैं, ये देखिए इसको हम M मान ले रहे हैं। अब राइट एंगल ट्रायंगल ले लीजिए S1MP, इसमें यही S1P यानी हाइपोटेनियस निकालना है। तो हाइपोटेनियस इज इक्वल टू अंडर रूट बेस का स्क्वायर, तो बेस हो गया d, ये हो गया d² प्लस परपेंडिकुलर, ये डिस्टेंस आपका है YN माइनस d/2, तो ये हो गया YN माइनस d/2 का होल स्क्वायर, या इसको लिख सकते हो d² प्लस YN माइनस d/2 का होल स्क्वायर टू दी पावर हाफ। ठीक, अब यहां से आप d² कॉमन ले लीजिए, तो d² जब कॉमन लोगे तो हाफ भी कॉमन निकलेगा, तो d बाहर निकलेगा। अब यहां बच गया 1, अब यहां चूंकि d² है नहीं इसलिए 1/d² से डिवाइड कर देंगे और ये हो गया YN माइनस d/2 का होल स्क्वायर टू दी पावर हाफ। अब ये हमारा पूरा एक्सप्रेशन 1 प्लस एक्स टू दी पावर n हो गया और आप बाइनोमियल थ्योरम से जानते हो 1 प्लस एक्स टू दी पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस nx। यदि x 1 से कम है
तो 1 प्लस एक्स टू द पावर एन का फार्मूला हो जाएगा 1 प्लस एन एक्स, क्योंकि इसके बाद वाली सारी संख्याएं छोटी हो जाएंगी, इसमें छोड़ देंगे। तो इसी टाइप का ये भी है, 1 प्लस इसको एक्स मान लीजिए, तो 1 प्लस एक्स टू दी पावर एन है, तो 1 प्लस एन एक्स लिख सकते हो, यानी एन को एक्स में मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो गया डी 1 प्लस, अब हाफ को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1/2 डी स्क्वायर वाई एन माइनस डी बाई 2 का होल स्क्वायर। अब डी को अंदर कर दो, तो हो जाएगा डी प्लस, अब इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 1/2 डी वाई एन माइनस डी बाई 2 का होल स्क्वायर, ये हो गया S1P। ठीक है, तो S1 से निकलने वाली लाइट P तक पहुंचने में कितना डिस्टेंस कवर की निकाल लिया। अब S2 से निकलने वाली लाइट P तक पहुंचने में कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, ये निकाला जाए सेम एज S2P, तो ये भी हो जाएगा D प्लस 1/2 डी, और ये हो जाएगा वाई एन प्लस डी बाई 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि अब इसको निकालने के लिए ये बड़ा वाला ट्राइंगल लेंगे, ये बड़ा वाला, तो इसमें हाइपोटेनस निकालना है, बेस तो वही डी ही है, परपेंडिकुलर हो जाएगा वाई एन प्लस डी बाई 2, बस वाई एन प्लस डी बाई 2। तो S1 से निकलने वाली वेव ने कितना डिस्टेंस कवर किया, S2 से निकलने वाली वेव ने कितना डिस्टेंस कवर किया, दोनों निकल गया। अब दोनों लाइट के बीच या दोनों वेव के बीच जरा पाथ डिफरेंस निकाला जाए। The path difference between interfering light या वेव, तब पाथ डिफरेंस होगा S2P माइनस S1P। अब S2P की वैल्यू और S1P की वैल्यू, दोनों को वैल्यू यहां पर रख दें, तो S2P का मतलब D प्लस 1/2 डी और वाई एन प्लस डी बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस S1P, तो ये हो जाएगा D प्लस 1/2 डी वाई एन माइनस डी बाई 2 का होल स्क्वायर। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो D प्लस 1/2 डी वाई एन प्लस डी बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस D माइनस 1/2 डी वाई एन माइनस डी बाई 2 का होल स्क्वायर। इस D से D कैंसिल हो गया, 1/2 डी कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ बच गया वाई एन प्लस डी बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस वाई एन माइनस डी बाई 2 का होल स्क्वायर। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप हो गया, तो जब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप हो गया तो इसको लिख सकते हो एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, यानी वाई एन प्लस डी बाई 2 प्लस वाई एन माइनस डी बाई 2, ए प्लस बी हो गया। फिर दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी, वाई एन माइनस डी बाई 2 माइनस वाई एन प्लस डी बाई 2। अब यहाँ डी बाई 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ वाई एन कैंसिल हो जाएगा, तो हो गया 1/2 डी वाई एन यानी 2 वाई एन इंटू और डी बाई टू डी हो गया। अब इस 2 से 2 कैंसिल हो गया, अब यहां पर हो गया वाई एन डी बाई डी, यानी पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू वाई एन स्मॉल डी बाई डी, ये पाथ डिफरेंस आ गया। ठीक, अब देखिए फार ब्राइट फ्रिंज,
फॉर ब्राइट फ्रिंज के लिए ब्राइट फ्रिंज एट पी। तो ब्राइट फ्रिंज यानी जो पॉइंट हमने स्क्रीन पर पी पॉइंट लिया था वहां पे ब्राइट फ्रिंज बनेगी यदि पाथ डिफरेंस एन लेमडा हो। वहां पे ब्राइट फ्रिंज बनेगी यदि पाथ डिफरेंस एन लेमडा हो। तो पाथ डिफरेंस है कितना, yn डी बाई डी की वैल्यू यदि एन लेमडा के बराबर हो जाए तो पी पर ब्राइट फ्रिंज बनेगी। यहां से yn इज इक्वल टू निकालेंगे तो एन लेमडा डी अपॉन डी। अब ये जो फार्मूला मिल गया इससे सेंट्रल फ्रिंज से किसी भी ब्राइट फ्रिंज की डिस्टेंस निकाल सकते हो। यानी यहां लिख लेना विद हेल्प ऑफ एवं वी कैन डिटरमाइन द डिस्टेंस ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम सेंट्रल फ्रिंज। यानी सेंट्रल फ्रिंज से किसी भी ब्राइट फ्रिंज की डिस्टेंस इस फार्मूले से निकाल सकते हो। जैसे मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाए कि यंग के डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में सेंट्रल फ्रिंज से 10वीं ब्राइट फ्रिंज कितनी दूर बनेगी या 10वीं ब्राइट फ्रिंज की दूरी बताइए। तो यन की जगह 10 रख देना और किस लाइट का यूज किया गया वेवलेंथ दिया रहेगा, डी दिया रहेगा। तो सेंट्रल फ्रिंज से 10वीं ब्राइट फ्रिंज की डिस्टेंस निकल जाएगी। सेंट्रल फ्रिंज से 5वीं ब्राइट फ्रिंज, 20वीं ब्राइट फ्रिंज। तो सेंट्रल फ्रिंज से किसी भी नंबर की यदि ब्राइट फ्रिंज की डिस्टेंस निकालनी हो तो इससे निकलेगा। इसी तरह से फॉर डार्क फ्रिंज एट पी, डार्क फ्रिंज के लिए पाथ डिफरेंस 2n-1 लैम्डा बाई 2 होना चाहिए। तो पाथ डिफरेंस आया कितना है, yn डी बाई डी इज इक्वल टू 2n-1 लैम्डा बाई 2। तो यहां से yn इज इक्वल टू हो जाएगा 2n-1 डी लैम्डा अपॉन 2d। ये जो फार्मूला आया इससे सेंट्रल फ्रिंज से किसी भी डार्क फ्रिंज की डिस्टेंस निकाल सकते हो। जैसे आपसे कहा जाए कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ 10th डार्क फ्रिंज फ्रॉम सेंट्रल फ्रिंज, यानी सेंट्रल फ्रिंज से 10वें डार्क फ्रिंज की डिस्टेंस बताइए। तो इसी में n की जगह 10 रख दो, बाकी सब कुछ दिया रहेगा। तो सेंट्रल फ्रिंज से 10वें डार्क फ्रिंज की डिस्टेंस निकल जाएगी। हाँ, ये जरूर है कि ये yn चाहे ब्राइट फ्रिंज के लिए और डार्क फ्रिंज के लिए हो, ये डिस्टेंस सेंट्रल फ्रिंज से है। तो सेंट्रल फ्रिंज से किसी भी नंबर की ब्राइट फ्रिंज की डिस्टेंस इससे निकालना और सेंट्रल फ्रिंज से किसी भी डार्क फ्रिंज की डिस्टेंस इससे निकाली जाएगी। तो इस तरह से सेंट्रल फ्रिंज से किसी भी नंबर की ब्राइट फ्रिंज की डिस्टेंस पूछी जाए चाहे किसी भी नंबर की डार्क फ्रिंज की डिस्टेंस पूछी जाए, दोनों के लिए आपको हमने फार्मूला बता दिया। और ये फार्मूला याद रखिएगा, इस पे न्यूमेरिकल आते हैं कि सेंट्रल फ्रिंज से 10वीं डार्क फ्रिंज की डिस्टेंस बताइए, सेंट्रल फ्रिंज से 5वीं ब्राइट फ्रिंज की डिस्टेंस बताइए। इस तरह से जो भी क्वेश्चन आए सीधा फार्मूला में रख के लगा लीजिए। अब अगली हेडिंग है विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंज। तो डार्क फ्रिंज की चौड़ाई और ब्राइट फ्रिंज की चौड़ाई दोनों निकालने को आती है। तो हम पहले डार्क फ्रिंज की चौड़ाई निकालें फिर ब्राइट फ्रिंज की चौड़ाई निकालते हैं। विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंज, विड्थ को हम बीटा से लिखेंगे। तो डार्क फ्रिंज की चौड़ाई यदि आपको निकालनी है तो क्या कीजिए, nवीं ब्राइट फ्रिंज की डिस्टेंस में से n-1वीं ब्राइट फ्रिंज की डिस्टेंस माइनस कर दीजिए। जब भी डार्क फ्रिंज की विड्थ निकालनी है, चौड़ाई, तो क्या कीजिए कि nवीं ब्राइट फ्रिंज की डिस्टेंस में से n-1वीं ब्राइट फ्रिंज की डिस्टेंस माइनस कर दो। उसी तरह से यदि ब्राइट फ्रिंज की विड्थ निकालनी हो तो nवीं डार्क फ्रिंज के डिस्टेंस में से n-1वीं डार्क फ्रिंज की डिस्टेंस माइनस कर देंगे। ठीक है ना। तो nवीं ब्राइट फ्रिंज की डिस्टेंस का फार्मूला देखिए, n लैम्डा डी अपॉन डी
और n-1 भी ब्राइट फ्रिंज की डिस्टेंस निकाले तो n की जगह n-1 ले लो। ठीक, तो लैम्डा डी बाई डी कॉमन हो जाएगा और ये हो जाएगा n-n+1, ये कैंसिल हो गया डी लैम्डा बाई डी। तो इस तरह से डार्क फ्रिंज की विड्थ निकल गई। ऐसे ही यदि आपको विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंज निकालनी है तो सेम बीटा भी, उसको भी बीटा से ही लिखिएगा और फार्मूला यही रहेगा, बस ये है कि n भी डार्क फ्रिंज का डिस्टेंस लेंगे और n-1 भी डार्क फ्रिंज का डिस्टेंस लेंगे। तो डार्क फ्रिंज वाला ये फार्मूला लगा लीजिएगा तो ब्राइट फ्रिंज की विड्थ निकल जाएगी। और ऐसा पाया गया है कि ब्राइट फ्रिंज की चौड़ाई और डार्क फ्रिंज की चौड़ाई दोनों सेम आती है, यानी इंटरफेरेंस में जो फ्रिंजेस बनती हैं उसमें ब्राइट और डार्क फ्रिंज दोनों की चौड़ाइयां सेम आती हैं। अब इसमें एक छोटी चीज, पहली चीज, यदि हमने इंटरफेरेंस का एक्सपेरिमेंट एयर में किया तो फ्रिंज की चौड़ाई आ गई बीटा और ये हो गया डी लैम्डा बाई डी। यदि यही एक्सपेरिमेंट हम किसी ऐसे मीडियम में करते हैं जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, तो यहां लिख लेना, इफ द इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म्ड इन एयर देन फ्रिंज विथ, और इफ experiment is performed in a medium of refractive index mu, then fringe width, तब मान लीजिए फ्रिंज की चौड़ाई बीटा डैश हो गई। अब यहां पर यदि इंटरफेरेंस का पूरा प्रैक्टिकल एयर में किए हो तो फ्रिंज की चौड़ाई बीटा से लिखी गई और डी लैम्डा बाई डी आ गई। यदि वही एक्सपेरिमेंट किसी मीडियम में करें तो फ्रिंज की चौड़ाई जो आएगी उसको हम बीटा डैश से मान लिए। तो आप जानते हो कि एयर के बजाय जब लाइट मीडियम में चलेगी तो वेवलेंथ चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो जब प्रैक्टिकल एयर में किए तो हम वेवलेंथ लैम्डा मान रहे हैं और जब एक्सपेरिमेंट हम मीडियम में कर रहे हैं तो वही लाइट अब मीडियम होकर जाएगी तो वेवलेंथ को हम लैम्डा डैश से मान लिए और फ्रिंज की जो चौड़ाई होगी उसको बीटा डैश से मान लिए। अब यहां पर बीटा डैश अपान बीटा निकालोगे, बीटा अपान बीटा डैश निकालोगे तो ये आ जाएगा लैम्डा अपान लैम्डा डैश, या बीटा अपान बीटा डैश विल बी इक्वल टू लैम्डा अपान लैम्डा डैश को आप म्यू लिख सकते हो, रे ऑप्टिक्स में पढ़े हो। तो यहां से बीटा डैश इज इक्वल टू बीटा अपान म्यू। इसका मतलब कि यदि इंटरफेरेंस का एक्सपेरिमेंट, इंटरफेरेंस का प्रैक्टिकल एयर के बजाय हम किसी मीडियम में करते हैं तो जो फ्रिंज की चौड़ाई मीडियम में आएगी वह एयर की 1/μ टाइम्स हो जाएगी, यानी जितनी फ्रिंज की चौड़ाई एयर में थी उसका 1/μ टाइम्स चौड़ाई फ्रिंज की बनेगी मीडियम में, यानी जो मीडियम में प्रैक्टिकल करोगे फ्रिंज की चौड़ाई कम हो जाएगी। ठीक, छोटे एक दो क्वेश्चन और पूछे जाते हैं, जैसे फ्रिंज की चौड़ाई का फार्मूला है फ्रिंज विथ, अभी पढ़े हो बीटा इज इक्वल टू डी लैम्डा बाई डी। तो आप देख रहे हो कि फ्रिंज विथ डी के प्रोपोर्शनल है, फ्रिंज विथ लैम्डा के प्रोपोर्शनल है, फ्रिंज विथ स्मॉल डी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो छोटे छोटे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं कि यदि स्लिट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस बढ़ा दिया जाए तो फ्रिंज के चौड़ाई पर क्या असर पड़ेगा। तो आप देख रहे हो कि स्लिट और स्क्रीन के बीच की चौड़ाई बढ़ाएंगे तो फ्रिंज की चौड़ाई बढ़ेगी। यदि हम प्रैक्टिकल करते समय जो लाइट यूज कर रहे हैं उसका वेवलेंथ बढ़ाएं तो फ्रिंज की चौड़ाई क्या असर पड़ेगा, फ्रिंज की चौड़ाई बढ़ेगी। अब वेवलेंथ घटाएंगे तो घटेगी। और यदि दोनों स्लिट जो S1 S2 हैं उनके बीच का डिस्टेंस जितना ही कम करते जाएंगे फ्रिंज उतनी चौड़ी होती जाएगी, चौड़ाई बढ़ेगी, विड्थ बढ़ेगी। और यदि स्लिट के बीच का डिस्टेंस ज़्यादा करते जाइए तो फ्रिंज की विड्थ
पतली होती जाएगी, फ्रिंजें और पतली होती जाएंगी। नोट में तीसरी बात, यदि मान लीजिए ये स्लिट है, यस, और यहां स्क्रीन पर एक फ्रिंज बनी है, ये फ्रिंज बनी है मान लीजिए, और स्लिट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस हम कैपिटल डी माने ही है। अब मान लीजिए इस फ्रिंज की चौड़ाई है बीटा, फ्रिंज की लीनियर विड्थ आपसे पूछी जाएगा, अरे सॉरी एंगुलर विड्थ, एंगुलर विड्थ ऑफ फ्रिंजेज, इस पर भी न्यूमेरिकल आता है, एंगुलर विड्थ ऑफ फ्रिंजेज। तो फ्रिंज की एंगुलर विड्थ कैसे निकालेंगे? मान लीजिए एक फ्रिंज बनी है जिसकी चौड़ाई बीटा है। अब यहां से आप इसको वॉच कर रहे हैं, आंख से देख रहे हैं, तो आंख से फ्रिंज की एक एंड को मिला दीजिए, दूसरे एंड को मिला दीजिए, तो दोनों के बीच जो एंगल है इसी को एंगुलर विड्थ ऑफ फ्रिंजेस कहते हैं। एंगुलर विड्थ निकालना है तो एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस यानी बीटा बाई डी, इससे फ्रिंज की एंगुलर विड्थ निकल जाएगी। चूंकि अभी पढ़े हो बीटा इज इक्वल टू लैम्डा डी बाई डी, अब ये वैल्यू यहाँ पुट कर दिया जाए तो थीटा इज इक्वल टू डी लैम्डा बाई डी इंटू डी, कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू लैम्डा बाई डी। तो इस तरह से यदि इंटरफेरेंस में कोई सवाल आता है कि फ्रिंज की एंगुलर विड्थ बताइए, कोणीय चौड़ाई बताइए, तो इस फार्मूले से लगेगा। ये फ्रिंज की लीनियर विड्थ है, रेखीय चौड़ाई, और ये फ्रिंज की कोणीय चौड़ाई है, ये लीनियर विड्थ है और ये एंगुलर विड्थ है। तो ये ध्यान देना कि फ्रिंज की विड्थ यदि पूछी गई है तो कौन सी विड्थ पूछी गई है, लीनियर विड्थ पूछी गई है कि एंगुलर विड्थ पूछी गई है। तो यदि लीनियर विड्थ पूछी गई है तो इससे निकल जाएगा, और एंगुलर विड्थ पूछी गई है तो इससे निकल जाएगा। अब एक आता है फ्रिंज शिफ्ट। फ्रिंज शिफ्ट, देखिए फ्रिंज शिफ्ट कहते किसे हैं। मान लीजिए ये स्क्रीन है और स्क्रीन पर ये ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस बनी हुई हैं, ठीक, और आप जानते हो कि दो स्लिट S1 और स्लिट S2 दोनों से दो लाइट आती है स्क्रीन के हर पॉइंट पर, तो इस तरह से फ्रिंजेस बनती हैं। मान लीजिए ये लाइट स्लिट S1 से आ रही है, ये लाइट स्लिट S2 से आ रही है, तो S1 और S2 दोनों स्लिट से आने वाली लाइट स्क्रीन के हर पॉइंट पर मिलेगी, एक पॉइंट पर हमने मिला दिया। अब यदि मान लीजिए किसी एक रे के पाथ में हम कोई ट्रांसपेरेंट मटेरियल का शीट रख दिए, मान लीजिए हमने ग्लास रख दिया जिसकी थिकनेस T है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। हम कर क्या रहे हैं कि जो लाइट S1 और S2 से आ रही है उनमें किसी एक लाइट के पाथ में, किसी एक रे के पाथ में हमने एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल का शीट रख दिया, मान लीजिए ग्लास का शीट रख दिया जिसकी मोटाई T है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। तो होता क्या है कि यदि इनमें से किसी एक रे के पाथ में आप कोई ट्रांसपेरेंट मटेरियल की शीट रख देते हो तो फ्रिंजें उसी तरफ शिफ्ट हो जाएंगी। जैसे यदि इस रे में रखते हो तो फ्रिंजें ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएंगी, यदि इस रे के रास्ते में कोई ट्रांसपेरेंट मटेरियल रखते हो तो फ्रिंजें नीचे शिफ्ट हो जाएंगी। तो और कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस ये है कि फ्रिंजें शिफ्ट हो जाएंगी। जैसे यहां तक फ्रिंज बन रही थी, अब इतनी ऊपर तक शिफ्ट हो गई फ्रिंज, इसी को फ्रिंज शिफ्ट कहते हैं। तो किसी भी इंटरफेरेंस के एक्सपेरिमेंट में S1 S2 दोनों से जो लाइट निकल रही है उनमें यदि किसी एक लाइट के पाथ में आपने कोई ट्रांसपेरेंट मटेरियल की शीट रख दी तो फ्रिंजेज उसी तरफ शिफ्ट हो जाएंगी।
यानी यदि इसमें रखे हो तो फ्रिंजें थोड़ी ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाएंगी। कितना दूर शिफ्ट हो गई, इसको वाई नॉट से डिनोट किए हैं, इसी को हम फ्रिंज शिफ्ट कहते हैं। और फ्रिंज शिफ्ट का फार्मूला है बीटा बाई लैम्डा म्यू माइनस 1 इंटू टी। इसी से फ्रिंज शिफ्ट निकाला जाता है। यदि आप बीटा की वैल्यू रख दीजिए लैम्डा डी बाई डी, और नीचे लैम्डा हाई है, और ये हो जाएगा म्यू माइनस 1 इंटू टी, तो लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हो गया, डी बाई डी, और ये हो जाएगा म्यू माइनस 1 इंटू टी। तो इस तरह से फ्रिंज शिफ्ट न्यूमेरिकल आता है कि एक रे के पाथ में इतने थिकनेस और इतने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले ट्रांसपेरेंट मटेरियल की शीट रख दिया जाए तो फ्रिंजेज कितनी शिफ्ट हो जाएंगी, इससे न्यूमेरिकल लग जाएगा। इस रे के पाथ में रखोगे तो ऊपर शिफ्ट हो जाएंगी, इस रे के पाथ में रखोगे तो फ्रिंजें नीचे की ओर सरक जाएंगी, खिसक जाएंगी। इसी को फ्रिंज शिफ्ट कहते हैं। ठीक, अब देखिए एक छोटा सा हेडिंग है, अगला हेडिंग लिख लीजिए, नेसेसरी कंडीशंस फॉर इंटरफेरेंस। नेसेसरी कंडीशंस फॉर इंटरफेरेंस, यानी इंटरफेरेंस होने के लिए क्या क्या कंडीशन होने चाहिए, ये आपके बुक में दिया होगा। जैसे इंटरफेरेंस के लिए दोनों वेव की फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, सोर्स मोनोक्रोमेटिक होना चाहिए, दोनों स्लिट S1 S2 के बीच का डिस्टेंस कम होना चाहिए, स्लिट बहुत नैरो होना चाहिए, दोनों वेव के बीच फेज डिफरेंस कांस्टेंट होना चाहिए। तो इस तरह से 4 5 6 कंडीशन है, इनको जरूर लिख लीजिएगा। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि नेसेसरी फॉर इंटरफेरेंस, यानी इंटरफेरेंस के लिए क्या क्या नेसेसिटीज हैं, तो जो हमने बताया है यही नेसेसिटीज आप लिख दीजिएगा। उसके बाद लास्ट हेडिंग आती है यूजेज ऑफ इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस का यूज कहाँ है, इस घटना का यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं। तो सबसे पहला बता दें कि इंटरफेरेंस के फिनोमेनन का यूज हम सबसे पहली चीज माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट में करते हैं। तो पहला यूज लिख लेना, इट इज यूज्ड इन माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट। दूसरा, इट इज यूज्ड इन हेलोग्राफी। इंटरफेरेंस का यूज हेलोग्राफी यानी 3 डायमेंशनल फोटोग्राफी में भी करते हैं। तीसरी चीज, इंटरफेरेंस का यूज हम किसी सरफेस के फ्लैटनेस को चेक करने में करते हैं, इससे किसी सरफेस के फ्लैटनेस की चेक होती है। इंटरफेरेंस की घटना से किसी लाइट का वेवलेंथ निकाल सकते हैं। इंटरफेरेंस की घटना से किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं। तो इस तरह इंटरफेरेंस की घटना का बहुत सारा हमारे डेली लाइफ में यूज है, इस यूज को भी लिख लीजिएगा। तो इस तरह से आपका ये चैप्टर जो वेव ऑप्टिक्स का तीसरा चैप्टर है इंटरफेरेंस, ये कंप्लीट हो गया। अब चौथा चैप्टर छोटा सा है इंटरफेरेंस, ये वेव ऑप्टिक्स का लिख लें, चैप्टर नंबर 4 डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन क्या है थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर दे रहे हैं। डिफ्रैक्शन पढ़ने के पहले हम कुछ आपके डेली लाइफ के छोटे छोटे एग्जाम्पल बताते हैं। जैसे मान लीजिए यहां पर एक लाइट सोर्स आपने रख दिया और इसी के सामने एक ओपेक ऑब्जेक्ट रख दिया आपने, और आप जानते हो ओपेक ऑब्जेक्ट का मतलब वह ऑब्जेक्ट जिससे होकर लाइट पास नहीं हो सकती, जो अपने से होकर लाइट को पास नहीं होने देता, ये ओपेक ऑब्जेक्ट है। ठीक, और आगे इसकी एक स्क्रीन लगा दीजिए। तो सोर्स से जो लाइट निकलेगी वो ऐसे स्क्रीन पर पहुंचेगी, ऐसे पहुंचेगी, और बीच में एक बड़ा सा स्पॉट बन जाएगा, बीच में एक बड़ा सा स्पॉट बन जाएगा, और बाकी लाइट स्क्रीन के और हिस्से में तो पहुंच रही है। तो स्क्रीन के ये हिस्से को आप देखेंगे तो चूंकि इस हिस्से में लाइट पहुंच रही है, इस हिस्से में लाइट पहुंच रही है, इसलिए ये ब्राइट जोन हो गया या लाइट जोन हो गया। ये भी ब्राइट जोन हो गया, लाइट जोन हो गया। लेकिन इस हिस्से में कोई लाइट नहीं पहुंच रही है, इसलिए आप इस हिस्से को डार्क जोन कह सकते हो। ठीक, तो आप ये आपको कुछ ऐसे एग्जाम्पल बता रहे हैं जो आप अपने डेली लाइफ में इसको देख सकते हो कि एक टार्च जला लीजिए, आप लाइट सोर्स ले लीजिए
और उसके सामने एक ओपेक ऑब्जेक्ट रख दीजिए। जैसे मान लीजिए ये ओपेक ऑब्जेक्ट है और हम यहाँ टॉर्च जला रहे हैं, तो टॉर्च की लाइट ओपेक ऑब्जेक्ट से यहाँ जितने दूर ओपेक ऑब्जेक्ट है उतना दूर रुक जाएगी, बाकी लाइट स्क्रीन पर पहुंच जाएगी बोर्ड पर। तो ये देखिए ओपेक ऑब्जेक्ट रख दीजिए तो स्क्रीन पर इतना बड़ा स्पॉट बनेगा और इधर लाइट रहेगी, इधर भी चमक रहेगी। एक एग्जाम्पल ये हो गया। दूसरा एग्जाम्पल, मान लीजिए एक स्क्रीन ले लिया आपने और एक छोटा सा उसमें स्लिट बना दिया, ठीक, और इस रास्ते आप लाइट को पास कर रहे हो। तो स्क्रीन पर ये लाइट जितने हिस्से में पड़ेगी नियमतः उतना हिस्सा ब्राइट जोन होना चाहिए और पूरे बाकी हिस्से में लाइट नहीं जा रही है, इसलिए इस हिस्से को डार्क जोन होना चाहिए, ठीक। या एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए एक नाइफ है और पैरेलल रे बीम ऑफ लाइट पास कर रहे हो ऐसे, और आगे एक स्क्रीन लगा दीजिए, तो ये लाइट जितने हिस्से में पड़ रही है वो आपका ब्राइट जोन हो जाएगा और ये हिस्सा डार्क जोन हो जाएगा। तो ये 3 एग्जाम्पल हमने डेली लाइफ के आपको दिए और स्क्रीन पर हमने 2 हिस्से दिखाए आपको, एक ब्राइट जोन और एक डार्क जोन। तो जो डार्क जोन है उसमें तो कहीं से लाइट आ नहीं रही है, इसलिए पूरा अंधेरा होना चाहिए। ये भी डार्क जोन है, पूरा अंधेरा होना चाहिए, ये भी अंधेरा होना चाहिए। और ये डार्क जोन में लाइट बिल्कुल नहीं है, यही बात मानी भी जाती थी। लेकिन जब बहुत हाई एबिलिटी के इंस्ट्रूमेंट बना दिए गए, उच्च क्षमता वाले ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जब बने और उन हाई एबिलिटी के इंस्ट्रूमेंट से जब डार्क जोन को देखा गया तो पता लगा कि डार्क जोन में भी लाइट है। डार्क जोन में भी लाइट देखी गई हाई एबिलिटी के इंस्ट्रूमेंट से। अब जब डार्क जोन में लाइट देखी गई तो उस समय दुनिया के सामने बड़ा सवाल खड़ा हुआ कि आखिर डार्क जोन में लाइट आई कहां से, डार्क जोन में लाइट आई कहां से। तो बाद में इस डार्क जोन में लाइट आई कहां से, इस पर जब बहुत सारे रिसर्च हुए तो बाद में एक घटना का पता चला और यह पता चला कि जब लाइट किसी नैरो कोर से होकर पास करती है तो कोर के किनारों पर मुड़ जाती है और मुड़कर डार्क जोन में प्रवेश कर जाती है। यहां भी जब लाइट कोर से टकरा रही है तो किनारों पर बेंड हो जा रही है और डार्क जोन में इंटर कर जा रही है। और या पतली स्लिट से जब होकर लाइट को पास कराओगे तो लाइट स्लिट के किनारों पर भी मुड़ जाती है और डार्क जोन में इंटर कर जाती है। तो ये पूरी दुनिया में एक्सपेरिमेंट हुए और सारे एक्सपेरिमेंट से ये रिजल्ट मिला कि जब किसी लाइट को किसी पतले स्लिट या कोर से, धार से, नोक से पास कराते हैं तो लाइट स्लिट या कोर के किनारों पर बेंड हो जाती है। और चूंकि फिजिक्स में यह एक नई घटना थी इसलिए इसी नई घटना का नाम डिफ्रैक्शन दे दिया गया। और इस तरह से यदि आपसे पूछा जाए कि डिफ्रैक्शन क्या है तो उसका डेफिनेशन लिख दीजिए कि द फेनोमेनन ऑफ बेंडिंग ऑफ रे बीम ऑफ लाइट आफ्टर पासिंग थ्रू ये कोर और नैरो स्लिट, इसका डिफ्रैक्शन, यानी प्रकाश का किसी पतले कोर या स्लिट से होकर गुजरते समय किनारों पर मुड़ जाने की घटना को डिफ्रैक्शन या इसको हिंदी में विवर्तन कहते हैं, ठीक। तो ये विवर्तन की परिभाषा, डिफ्रैक्शन का डेफिनेशन लिख लेना पहले और उसके बाद ये एग्जाम्पल बना लेना। तो आप इस चैप्टर में सबसे पहली हेडिंग लिखेंगे डिफ्रैक्शन, और जो डिफ्रैक्शन हेडिंग है उसका डेफिनेशन लिख लेना पहले जो बताया हूं, और उस डेफिनेशन के बाद ये तीनों एग्जाम्पल बना के डिफ्रैक्शन की घटना को दिखा देना, ठीक। अब इसमें नेक्स्ट हेडिंग एक छोटा सा पूछा जाता है, डिफरेंस बिटवीन डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस, डिफरेंस बिटवीन
डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस। डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस में अंतर क्या है? तो सबसे पहला डिफरेंस यही लिख देना कि इंटरफेरेंस दो वेव के सुपरपोजिशन से होता है, जबकि डिफ्रैक्शन दो वेवलेट के सुपरपोजिशन से होता है। पहला अंतर। दूसरा, डिफ्रैक्शन की घटना को सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट द्वारा देखा जा सकता है, जबकि इंटरफेरेंस की घटना को डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से देखा जा सकता है। तीसरा लिख देना कि इंटरफेरेंस की घटना में जितनी भी फ्रिंजेज बनती थी, ब्राइट या डार्क, सबकी विड्थ यानी चौड़ाइयां बराबर होती हैं, जबकि डिफ्रैक्शन में जितनी फ्रिंजेज बनती हैं, किसी फ्रिंज की चौड़ाई बराबर नहीं होती, सबकी अलग अलग होती है। चौथी बात लिख देना कि इंटरफेरेंस में जितनी भी ब्राइट फ्रिंज बनती हैं, सबकी ब्राइटनेस सेम होती है, जबकि डिफ्रैक्शन में जितनी ब्राइट फ्रिंज बनती हैं, उसमें सबकी ब्राइटनेस सेम नहीं होती है। सेंट्रल फ्रिंज की ब्राइटनेस सबसे ज़्यादा होती है, और ज्यों-ज्यों सेंट्रल फ्रिंज से एक तरफ चलते जाते हैं, ब्राइटनेस कम होती जाती है। ठीक है ना? तो इस तरह से इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन के बीच ये डिफरेंस लिख दीजिएगा। अब अगली हेडिंग डाल लीजिए, एक्सपेरिमेंटल एक्सप्लेनेशन ऑफ डिफ्रैक्शन। तो डिफ्रैक्शन की घटना को एक्सपेरिमेंटली कैसे एक्सप्लेन किया जाएगा, उसको अगले वीडियो में बताएंगे। थैंक यू।